एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर। मैं हूं जया सिन्हा। संसद में आज से ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार वोटर लिस्ट SIR पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज का बड़ा ही हलचल भरा दिन रहने वाला है, क्योंकि और भी कई अहम मुद्दों पर अहम सुनवाई वहां पर होगी। तो आइए, बहुत कुछ है आज, अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की खबरों में आपको बताएंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में शुरू होगी 16 घंटे की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट में हलचल भरा दिन। बिहार वोटर लिस्ट समेत जस्टिस वर्मा कैश कांड केस की होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार की पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध मामले में भी सुनवाई आज। अमेरिका और यूरोपीय संघ में टैरिफ पर बनी सहमति। 15% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, जबकि EU करेगा $600 अरब का निवेश। संघर्ष विराम के लिए थाईलैंड कंबोडिया के बीच आज मलेशिया में होगी बैठक। दोनों देश के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। और आज होगा फीडे महिला विश्व कप की विजेता का फैसला। ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच होगा टाई ब्रेकर मुकाबला। तो संसद में आज से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी। इस मुद्दे पर आज लोकसभा में फिर कल राज्यसभा में चर्चा का दिन तय किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। एनडीए की ओर से शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, जेडीयू से लल्लन सिंह चर्चा में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा टीडीपी को 30 मिनट का समय मिला है। कृष्णा और हरीश बाल योगी प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी मंगलवार को बोल सकते हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी को 65 मिनट का समय मिला है। इस दौरान अखिलेश यादव और राजीव राय पक्ष रखेंगे। वहीं टीएमसी की ओर से अभिषेक बैनर्जी, डीएमके से कनिमोई चर्चा में शामिल होंगे। शिवसेना उद्धव गुट से अरविंद सावंत और अनिल देसाई विपक्ष की बात रखेंगे। एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सूले और आरजेडी से मीसा भारती वक्ता हो सकते हैं। तो संसद में गूंजेगा ऑपरेशन सिंदूर। जेडीयू से लल्लन सिंह होंगे सरकार के पक्ष के वक्ता। बेहद अहम चर्चा जो पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में की जाएगी। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई सवाल विपक्ष के मन में हैं, जिस पर आज लोकसभा में सरकार की ओर से जवाब की उम्मीद है। इस बारे में बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा का कहना है कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन किसी अराजकता और सदन का समय बर्बाद किए बिना। मनन मिश्रा वही सांसद हैं जो ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन में प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर शामिल थे। सबके सामने है, सब कुछ सामने वीडियो पे दिखाया गया। अब चर्चाएं करनी है उनको, वो चर्चा करें। मैं समझता हूं कि चर्चा करें, हंगामा ना करें, संसद का समय बर्बाद ना करें। कंस्ट्रक्टिव सवाल हो, कंस्ट्रक्टिव जवाब मिलेगा। लेकिन चर्चा करके या किसी चीज़ का, हमारी सेना का, हमारे जो भी प्रयास हुए, हमारी जो उपलब्धियां हुई, उनका मखौल उड़ाने का प्रयास करेंगे, तभी दिक्कत होगी। तब लोगों को भी पसंद नहीं आएगा और संसद की गरिमा को भी ठेस पहुंचेगा। तो राज्यसभा में आज समुद्र के द्वारा माल वहन विधेयक पर चर्चा को आज आगे बढ़ाया जाएगा। 23 तारीख को पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बिल को चर्चा के लिए पेश किया था। लोकसभा से पारित ये विधेयक भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। उच्च सदन में नवनियुक्त सांसद शपथ लेंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाना भी सूचीबद्ध है।
तो ऑपरेशन सिंदूर पर अहम चर्चा की होगी शुरुआत संसद में। आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या है और पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सशस्त्र बलों को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें तो पहलगाम हमले से सीज फायर तक, यहां पर 22 अप्रैल 2025 को 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनको मासूमों को शूट किया गया जिस तरह से। 23 अप्रैल 2025 पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की अगर हम बात करें, किस तरह से जो पहलगाम हमले से सीज फायर तक की पूरी टाइमलाइन यहां पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पहले पहलगाम में हुआ हमला जो पुलवामा के बाद का अब तक का सबसे ज्यादा विभत्स और भीषण यहां पर आतंकवादी हमला था, जिसने मासूमों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा। उसके बाद 7 मई 2025 रात के 1 बजे यानी कि सुबह 1 बजे किस तरह से पाकिस्तान पीओके में 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को यहां पर नष्ट कर दिया भारतीय सेनाओं ने। और 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई ठिकानों पर यहां पर हमला हुआ, लेकिन क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान बाज नहीं आया। और 9 मई 2025 की सुबह भारत का पाकिस्तान के एयर डिफेंस पर जवाबी हमला, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला डाला। और भारतीय वायुसेना ने लाहौर में हेडक्वार्टर्स 9B पर एयर जो उनका डिफेंस सिस्टम था उसे नष्ट कर दिया। और 9 मई 2025 को पाकिस्तान की ओर से स्वम ड्रोन मारे गए। लगातार जिस तरह से पाकिस्तान जो भारतीय नागरिकों पर हमला कर रहा था वो भी देखा पूरी दुनिया ने। और भारतीय सेना का सियालकोट और जिस तरह से भारतीय वायुसेना का जो हवाई हमला यहां पर हुआ सियालकोट और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवाबी हमला जो किया भारतीय सेनाओं ने वो भी देखा। इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के 8 प्रमुख एयरबेस यहां पर तबाह कर दिए भारतीय वायुसेना ने। और पाकिस्तानी डीजीएमओ की ओर से फिर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया 10 मई 2025 जब घुटने टेकते हुए नजर आया आतंकवादी। और यहां पर 10 मई 2025 की शाम को डीजीएमओ स्तर पर सीधी बातचीत की शुरुआत हुई। और 10 मई 2025 शाम 5 बजे संघर्ष विराम की यहां पर घोषणा हुई। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अगर भारतीय नागरिकों पर होगी तो उसे आतंकवादी हमले के तौर पर माना जाएगा। यहां पर उसके बाद भारत सरकार की ओर से सर्वदलीय मंडल प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया, जिसने पहलगाम में आतंकी हमले की जो पूरी ये जो कवायद थी उसकी जानकारी पूरे विश्व को दी और पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान के असल चेहरे को बेनकाब किया। भारतीय जो सांसद थे, जिसमें विपक्ष की भी अच्छी भूमिका रही, पूरे विश्व के कोने कोने में गए और उन्हें बताया कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी जमीन को आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल करता रहा है और उसका जो असली चेहरा है वो यहाँ पर बेनकाब किया। और पूरे विश्व को भी ये संदेश दिया कि आतंकवाद को लेकर अब दोहरा रवैया और दोहरा चेहरा नहीं चलेगा। और यहाँ पर भारत की जिस तरह से कार्रवाई हुई पूरे विश्व ने देखी। तो पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक जो पूरी टाइमलाइन है, कहीं ना कहीं वो आज उसकी एक झलक नजर आएगी। किस तरह से जब बात करें हम अगर हम बात करें संसद में, जब बात होगी संसद में, जिस तरह से पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर को लेकर तमाम सवाल यहाँ पर विपक्ष के मन में हैं और वो उन्हें यहाँ पे साझा करेंगे, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह इसको लेकर चर्चा होनी है। लोकसभा में आज 16 घंटे की चर्चा प्रस्तावित है और उसकी शुरुआत होगी। तो कैसे पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक दो भारत ने पूरे विश्व के सामने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी कार्रवाई की और जो 2 टूक पाकिस्तान को दी, उस बारे में यहाँ पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है और सरकार लगातार कह रही है कि किसी भी मुद्दे पर वो चर्चा करने के लिए तैयार है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अगर सबसे पहले बात करें तो पिछला हफ्ता, पूरा हफ्ता यहाँ पर हंगामे की भेंट चढ़ा। जिस तरह से विपक्ष का हंगामे वाला जो रवैया रहा वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की आज शुरुआत होनी है। क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है। जिस तरीके से विशेष चर्चा के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है, उसकी मजबूत निर्णायक जो ऑपरेशन था, उसको लेकर जिस तरीके से अब लोकसभा में आज से चर्चा शुरू होगी, 16 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है और राज्यसभा के लिए भी ये चर्चा इसमें तय की गई है, उसके लिए भी 16 घंटे का वक्त है, लेकिन ये चर्चा संभवतः कल शुरू होगी। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो विपक्ष ने जिस तरीके से पहले ही दिन से इस मुद्दे को उठाया और सरकार ने पहले ही दिन इस चीज़ को साफ कर दिया था कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है
और इसके बाद विपक्ष ने जिस तरीके से दूसरे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए और उसके बाद शोर शराबा और हंगामा हुआ, उसके चलते पूरा सप्ताह जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। तमाम कामकाज प्रभावित हुआ। विधेयक सरकार ने पास कराने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाए। कुछ को सफलता भी मिली कुछ विधेयकों के मामले में, लेकिन अंततोगत्वा अब हमने देखा कि जिस तरीके से शुक्रवार को पहल हुई और लोकसभा अध्यक्ष ने कोशिश की कि सभी पार्टी के जो नेता हैं, फ्लोर लीडर, उनके साथ बात करके कम से कम आगे आने समय में, क्योंकि ये जो चर्चा है ये दोनों तरफ से सहमति के आधार पर तय की गई थी और इसलिए इस चर्चा का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था और आज ये हो भी रहा है। और इसी के दौरान दो विधेयक, यानी कि एक विधेयक लोकसभा में और एक राज्यसभा में सरकार ने सूचीबद्ध किया है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है आज का, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा है, इसको लेकर विपक्ष बहुत ज़्यादा मांग कर रहा था, तो वहीं सरकार ने इसको तुरंत मांग को स्वीकार करते हुए ये साबित किया और ये बताने की कोशिश की देश को कि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हो सकती। सब कुछ सबके सामने है कि किस तरीके से भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की वजह से हमने जो पहलगाम हमले का जो बदला था उसको कैसे लिया और जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद करके किस तरीके से हमने पूरी दुनिया में संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के प्रति किस तरीके से अपनी क्षमताओं को विस्तार देने में सक्षम है। और इसी पहल को आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तमाम जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की गई हैं कि इस बात की हमेशा तस्दीक रहनी चाहिए कि ये जो चर्चा है इसमें कहीं से भी भारतीय सेना और जो हमारा जो शौर्य है और जो हमारी सफलता है उसको डिमीन न किया जाए। और देखते हैं कि आज विपक्ष इस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाता है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस चर्चा के दौरान काफ़ी कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आएंगी जिससे देश को जानकारी मिलेगी और ये भी स्पष्ट होगा कि किसका पक्ष किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के सामने है। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रवैया है, यहाँ पर ये बात तो सामने कर दी है, सरकार ने साफ कर दिया है कि चर्चा के लिए वो तैयार है, लेकिन विपक्ष भी तो तैयार हो। मांग जरूर कर रहे हैं चर्चा की, लेकिन शून्यकाल भी चलने नहीं देते और जिस तरह तख्तियां लेकर नारेबाजी होती है वो पूरा देश देख रहा है। तो ऐसे में किस तरह की रणनीति के साथ यहाँ पर सरकार अब आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष के रवैये को ध्यान में रखते हुए पहला हफ्ता जिस तरह से खराब हुआ, अब आज दूसरे हफ्ते की शुरुआत हुई है। कई नए बिल, कुछ लंबित बिल यहाँ पर सरकार को पेश करने हैं, उन पर काम करना है। किस तरह से देखते हैं आगे बढ़ता नजर आ रहा है संसद का सत्र? देखिए, जहाँ तक आज की बात करें, क्योंकि शुक्रवार को ये तय हो गया था और दोनों पक्ष इसमें शामिल थे कि कम से कम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बहाने अब संसद को आगे बढ़ाया जाए, उसकी गतिविधि को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाए। तो मुझे लगता है आज ये चर्चा आराम से शुरू हो जाएगी। बाकी देखना होगा कि राज्यसभा में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि वहाँ पर ये चर्चा सूचीबद्ध नहीं है और अगर वहाँ की स्थिति विपक्ष की अलग रहती है तो वो इससे साबित होगा कि उनका क्या पूरा प्लान है, किस रणनीति के तहत वो संसद में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है लोकसभा में किसी भी तरीके के गतिरोध की संभावना नहीं है, क्योंकि ये चर्चा की जो मांग है, शुरुआत है, वो विपक्ष ने रखी और सरकार ने उसे तुरंत मान लिया। अब देखना होगा कि चूंकि ये चर्चा विशेष चर्चा के तौर पर है, किसी खास नियम के तहत नहीं है, तो इसमें एक तरीके से स्वतंत्रता भी होगी अपने अपने विचारों को रखने के लिए और तमाम राजनीतिक दलों को पर्याप्त समय भी दिया गया है कि वो अपने सांसदों को अवसर दें बोलने का। और मुझे लगता है इसमें कोई भी सांसद चाहेगा कि वो चर्चा में शामिल हो। सरकार की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से बड़े बड़े नेता, मुझे लगता है सभी पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं वो ज़रूर इस चर्चा में भाग लेंगे। बिल्कुल। तो काफ़ी इस वक्त देश पे इंतज़ार कर रहा है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार बात हो रही है और अब उस पर संसद में चर्चा होगी पक्ष और विपक्ष के बीच। अगर हम आगे की बात करें तो किस तरह से देखते हैं ऋषि, कई महत्वपूर्ण बिलों को यहाँ पर सदन में रखने की प्रयास है सरकार का, उस कड़ी में कैसे आगे बढ़ते नजर आएंगे? देखिए, जिस तरीके से समुद्री मालवहन विधेयक है उसको लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि ये विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में है, तो वहीं जो गोवा में अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो विधेयक है, सरकार बार बार कोशिश कर रही है। हमने पूरे सप्ताह उसको देखा कि वो सूचीबद्ध किया जा रहा था। दोनों ही विधेयकों को मुझे लगता है सरकार बढ़ाने की कोशिश करेगी और कम से कम राज्यसभा में सिर्फ एक विधेयक चर्चा के लिए रखा गया है। इस वजह से मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश है कि कम से कम एक विधेयक
विधेयक तो पारित हो ही जाए और प्रश्नकाल चल पाए, क्योंकि प्रश्नकाल हमने देखा है कि बिल्कुल नहीं चल पाया है। पिछले सप्ताह तो एक एक प्रश्न का जवाब ही आ पाया, और जो प्रश्नकाल जब प्रभावित होता है तो तमाम जो तैयारियां होती हैं, चाहे वो प्रश्न पूछने वालों की रही हो या प्रश्न का जवाब देने वालों की हो, उस पर एक बड़ा नुकसान होता है देश को और संसद को। तो आज अगर राज्यसभा में प्रश्नकाल चल पाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि राज्यसभा में गतिरोध बराबर देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर कामकाज के लिहाज से देखें तो सब लोकसभा की तुलना में कम काम हुआ है, जबकि राज्यसभा में कोशिश हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। लेकिन राज्यसभा लोकसभा के क्या कहें तो दोनों ही हाउसेस में गतिरोध ज़्यादा देखने को मिला है। सरकार ने कोशिश की है विधेयकों को पारित कराने की, और एक दो विधेयक पारित भी हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज सभी की नजरें होंगी संसद पर, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, और देखते हैं किस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस बात पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ, और अपने बच्चों को सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई पर कोर्ट ने पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने माना था कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण करने का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि चल रही प्रक्रिया के समय को लेकर सवाल जरूर उठाया था और कहा था कि ये मसला लोकतंत्र के मूल और मतदान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों की सूची को लेकर भी चुनाव आयोग से प्रश्न किए थे, और उन दस्तावेजों में आधार कार्ड व चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को ना शामिल किए जाने पर सवाल पूछा था। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि ये वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर भी विचार करें। तो बिहार में SIR का आगे का भविष्य होगा तय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई इस पूरे मुद्दे पर। और इस बीच बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में बड़ा खुलासा हुआ है। पुनरीक्षण के पहले चरण के आंकड़ों में सामने आया है कि लगभग 35 लाख मतदाता या तो लापता हैं या अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। अब तक 7.24 करोड़ या 91.69% मतदाताओं से गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि पहले चरण में बिहार की वर्तमान मतदाता सूची के 99.8% हिस्से को कवर कर लिया है। आयोग ने बयान जारी कर कहा कि मतदाता सूची में 22 लाख नाम ऐसे हैं जो अब जिंदा नहीं हैं। वहीं 7 लाख के करीब नाम 2 या 2 से अधिक जगहों पर दर्ज पाए गए हैं। आयोग ने बताया कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनका निधन हो चुका है या जो स्थायी रूप से किसी और राज्य में पलायन कर चुके हैं, उनकी सूची सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ 20 जुलाई को साझा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कानून और संविधान के तहत उसे ये अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके ताकि लोगों को मताधिकार मिल सके। तो बेहद अहम खबर आज की, बेहद अहम घटनाक्रम, और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मधुरेश पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले मधुरेश का रुख कर लेते हैं। बिहार में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वो जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बिहार की बात करें तो मधुरेश, SIR को लेकर यहाँ पे लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। लाखों की संख्या में लोगों का निधन हो चुका है, वो वहाँ से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम
वोटर लिस्ट में था, जो अब हटा दिया गया है। जिस तरह की तमाम बातें इस वक्त निकल कर आ रही हैं चुनाव आयोग के हवाले से, क्या कुछ ग्राउंड जीरो से इस वक्त और जानकारी मिल रही है? किस तरह से इस SIR की जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है? देखिए, अभी जो पहले फेज का काम था वो पूरा हो गया है। 1 तारीख को मतदाता सूची का पब्लिकेशन हो रहा है। उससे पहले चुनाव आयोग ने जो डाटा जारी किया है उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल जाएगी। पहली बात तो ये कि 65 लाख ऐसे लोग होंगे जिनके नाम इस मतदाता सूची में नहीं होंगे, और मतदाता सूची में नाम नहीं होने का कारण ये है कि या तो वो अपने स्थायी पते पर नहीं पाए गए हैं, या फिर वो मृत थे, अथवा उनका एक से ज्यादा स्थान पर वोटर ID कार्ड था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। और जो मतदाता सूची का रिफाइनिंग का काम था, जो कि चुनाव आयोग शुरू से कहते आ रहा है कि हम मतदाता सूची को रिफाइन करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पहले फेज में चुनाव आयोग जो है वो सफल होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जो एक दूसरी बड़ी जानकारी निकल के आ रही है कि जो विपक्षी दल सड़क से लेकर के सदन तक लगातार हंगामा कर रहे थे SIR को लेकर के, उनके भी कार्यकर्ता BLA के रूप में चुनाव आयोग की मदद कर रहे थे SIR में। और ये 12 राजनीतिक पार्टियां बिहार में है, उनके लगभग 1,60,000 BLA जो थे वो SIR में मदद कर रहे थे। इसमें लगभग 47,000 के आसपास जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता थे वो BLA के रूप में सर्व कर रहे थे। इसके अलावा 17,000 से कुछ ज्यादा जो कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस के BLA के रूप में सर्व कर रहे थे और SIR में फॉर्म जमा करना और कलेक्ट करने में मदद कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक तरफ तो हंगामा कर रही है, दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं के साथ में BLA में भी चुनाव आयोग की मदद कर रही है। हालांकि ये जो जब SIR की प्रक्रिया 25 जून को शुरू हुई थी, उससे पहले चुनाव आयोग ने जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ में बैठक की थी और उनसे कहा था कि अगर आपके पास में जो आप अपने कार्यकर्ता अगर देना चाहते हैं BLA के रूप में तो वो दे सकते हैं। जिसके बाद जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को BLA के रूप में भेजा। जी बिल्कुल। विकास का रुख करते हैं। विकास, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। पिछली सुनवाई में कई अहम सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे कि जब हम बात हो डॉक्यूमेंट्स की या डॉक्यूमेंट्स को शामिल करने की, आधार और राशन कार्ड को लेकर भी यहाँ पर कोर्ट ने कहा था। क्या कुछ आज उम्मीद कर सकते हैं, क्या कुछ तथ्यों के साथ आज कोर्ट में बातचीत होगी? बिल्कुल, देखिए, पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया था कि पहले इस एक्सरसाइज को होने दिया जाए, उसके बाद जो ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट है वो पब्लिक करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सारा आंकड़ा रखा जाएगा और फिर कोर्ट ये तय करे कि इसमें इसको कितना हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि चुनाव आयोग ने अपना एक विस्तृत हलफनामा भी दिया याचिका के ऊपर, और जो इसमें पिटिशनर्स हैं, खासतौर से ADR जो मुख्य पिटिशनर है, उसने भी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में रखा है। चुनाव आयोग ने यह कहा था कि इन याचिकाओं में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। SIR की जो पूरी प्रक्रिया है उसका उद्देश्य किसी को वोटर लिस्ट से बाहर करना नहीं है। दूसरी बात ये कही गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत न केवल चुनाव आयोग का यह अधिकार है बल्कि ये जिम्मेदारी है उनकी कि वो ये सुनिश्चित करें कि केवल भारतीय नागरिक ही चुनाव में शामिल हो सकें, वोट डाल सकें। तो जो पूरी प्रक्रिया की जा रही है उसमें नागरिकता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और इसी के तहत वो SIR की प्रक्रिया को कर रही है। दूसरा ये कहा गया था कि पहले आप जो आज की सुनवाई है इसको होने दें, 28 जुलाई की सुनवाई को होने दें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आंकड़ों को देख करके खुद तय करे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया से, जैसा आरोप लगाया जा रहा था कि करोड़ों मतदाता, लाखों करोड़ों मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और इसमें चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा था। तो आज जब सारा डेटा कोर्ट के सामने होगा कि कितने लोगों के नाम हटे हैं, उनका कारण क्या है हटाए जाने का, तो उसके बाद कोर्ट ये मामले में आगे की जो भी इसमें दिशा तय करनी है वो तय करेगा। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि ये जो ज्यादातर याचिका दाखिल की गई हैं वो या तो ऐसे लोगों ने की है जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है, और बिहार के जिन नेताओं ने भी अगर इसमें याचिका दाखिल की है और खुद उनकी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो रही है, तो ये एक तरफ पार्टीज उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के कुछ सांसद और विधायक इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तो इन सब चीजों, इस तरह की सारी दलीलों से चुनाव आयोग ने अपनी जो पोजीशन है उसको डिफेंड किया है, उसका बचाव किया है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे डेटा को देखने के बाद क्या तय करेगा कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। जय बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास और मधुरेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बिहार SIR पर सुप्रीम सुनवाई होगी
और जिस तरह से लगातार ये चुनाव आयोग की बात कह रहा है कि अभी ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है और 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आपको इसमें संशोधन करने का, कोई आपत्ति जताने का और कुछ उसमें करेक्शन कराने का पूरा 2 महीने का समय यहाँ पर मिलेगा। जो पहली लिस्ट अभी जो आएगी वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है। फिर भी वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विपक्ष है, उनका जो दोहरा यहाँ पर रवैया सामने आ रहा है, जिसका जिक्र चुनाव आयोग ने भी अपने सफाई में किया है, सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में दाखिल किया है। देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई होगी, पूरा डाटा देखेगा और उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर भी सुनवाई होगी। याचिका में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाअभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की गई है। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। 23 जुलाई को पिछली सुनवाई में जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं, लिहाजा जल्द से जल्द बेंच गठित करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करेंगे। दूसरी तरफ संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो पूरा मामला है, अगर उस पर बात करें तो 14-15 मार्च 2025 की रात को इस मामले की शुरुआत हुई, जहां दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लग गई थी और वहां से इस खबर में आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों को वहां पर जले हुए नोट मिले थे। और अगर हम बात करें तो फिर स्टोर रूम से 500 रुपए के जले हुए नोटों की गड्डियां वहां पर बरामद हुई थी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के जो स्टोर रूम था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस जांच समिति का उसका गठन किया। विकास सारथी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ वो इस वक्त सबके सामने है। विकास, लेकिन यहाँ पर जब अदालत में इसको लेकर सुनवाई हो रही है तो क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं और दोनों पक्ष किन तथ्यों के साथ अदालत के सामने इस वक्त हैं? देखिए, जस्टिस वर्मा ने जो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट है उसको चुनौती दी है। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। पहला, उन्होंने ये कहा कि किस शिकायत के आधार पर इस कमेटी का गठन किया गया, क्योंकि कोई फॉर्मल कंप्लेंट उनके खिलाफ नहीं थी, केवल मीडिया रिपोर्ट्स और इस घटना के बाद एक कमेटी बना दी गई। तो एक तो वो फॉर्मल कंप्लेंट का अभाव बता रहे हैं कि कहीं पर नहीं है, जो कि इस प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा उनके मुताबिक होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि कमेटी ये नहीं सुनिश्चित कर पाई कि ये पैसा किसका है, उसका सोर्स क्या है। उनको सिर्फ इसलिए दोषी बताया जा रहा है क्योंकि उनके घर के आउट हाउस से बरामद हुआ, लेकिन अभी तक कमेटी ये स्थापित नहीं कर पाई थी कि इस पैसे का स्रोत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर ये पैसा उनका बताया जा रहा है तो इसका फिर स्रोत भी बताना चाहिए था कमेटी को। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कमेटी की जो पूरी कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने जस्टिस वर्मा को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया। उन्होंने जो अपनी बात रखी, अपनी दलीलें दी, उन पर कमेटी ने गौर नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस का यहाँ पर की अनदेखी हुई है। तो ये 3-4 बातें उन्होंने मुख्य तौर पर उठाई हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जया कि संसद में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा में उनको हटाने का प्रस्ताव जो है वो मूव हो चुका है, इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और अब आगे की प्रक्रिया होगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इस स्तर पर कितना दखल देगा, जबकि लोकसभा में एक तरीके से ये कार्रवाई साइंस के साथ शुरू हो चुकी है, जो सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे प्रस्ताव पर, उस प्रक्रिया से शुरू हो चुकी है। तो आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कितना दखल देगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला होगा देखने के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट के एक जज को हटाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही कई सालों में हमें एक आध बार देखने को मिलती है। अब जस्टिस वर्मा को एक मौका भी दिया गया था। सीजीआई ने उनसे कहा था कि वो या तो प्रक्रिया का सामना करें, उनको उनके रिमूवल प्रोसेस का, या फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। सीजीआई ने भी खुद को सुनवाई से अलग कर लिया, ये भी एक अहम बिंदु है। अब बिल्कुल, देखिए, सीजीआई ने अपने आप को इसलिए अलग किया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर वो कमेटी जो गठित की गई थी, जो इन हाउस कमेटी गठित की गई थी, वो उन्हीं के आदेश पर गठित हुई थी। तो
कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस विषय को भी ना उठाया जाए कि आपने ही कमेटी गठित की थी, इन हाउस कमेटी, और अब आप ही उससे जो उसके खिलाफ जो व्यक्ति याचिका दायर कर रहा है उसको सुन रहे हैं। तो किसी भी तरह की संभावित टकराव को रोकने के लिए सीजीआई ने यह बेहतर समझा कि इस मामले को किसी ऐसी बेंच को भेज दिया जाए जिसका इससे इस मामले से अब तक कोई लेना देना नहीं रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है जया। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब संसद में पूरी प्रक्रिया एक किस्म से शुरू हो चुकी है, उस स्टेज पर अब जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि उनकी तरफ से 3-4 वकील यहां पर पिछली बार पेश हुए थे। बड़े बड़े वकीलों के नाम हैं, जिसमें कपिल सिब्बल थे, जिसमें पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी थे। तो ये बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं वो उनको डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज पेश होंगे। लेकिन कोर्ट किस हद तक दखल देगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था में जब एक बार लोकसभा में कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है तो कोर्ट अपने हाथ खींच लेता है। कोर्ट ज्यादा दखल उसमें नहीं लेता है। अपना अपना प्रिविलेज है, कोर्ट का अलग है, पार्लियामेंट या लोकसभा का अलग है। इसीलिए ये आज की सुनवाई बहुत ही अहम रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये अहम खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अहम सुनवाई होनी है जिसमें ये जस्टिस वर्मा की याचिका जहां पे उन्होंने महाअभियोग की कार्रवाई को रद्द करने की अपील की है, ये भी महत्वपूर्ण है। और अगर हम आगे खबरों में बात करें तो दिल्ली एनसीआर में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम याचिका पर सुनवाई करेगा। ये याचिका दिल्ली सरकार ने दायर की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश की समीक्षा की मांग यहां पर की गई है। और इस आदेश में पुराने वाहनों, विशेषकर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया था, भले ही वे तकनीकी रूप से सक्षम हो या BS6 मानकों का पालन करते हों। अगर कोर्ट आदेश की समीक्षा करता है तो हजारों वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। तो दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा, यहां पर उसकी समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। और खबर यूपी के बाराबंकी से, जहां पर हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित पौराणिक औसानेश्वर महादेव मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया है। आज सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रात 12 बजे के बाद जलाभिषेक शुरू हुआ था। इसी दौरान करीब 2 बजे मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया जिससे भगदड़ मच गई। घटना के दौरान श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच लोग इधर उधर भागने लगे। हादसे में 2 श्रद्धालुओं के मौके पर ही मौत की सूचना है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए पहले से ही पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि कुछ गंभीर घायलों को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने बताया कि कुछ बंदर बिजली के तार पर कूद गए थे, जिससे तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिर गया और इसी कारण करंट फैला और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। जिलाधिकारी ने बताया कि हादसे में 29 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है और उन्हें देखते हुए उन्हें बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यहाँ पर घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी दर्दनाक और दुखद हादसा। पंजाब के लुधियाना में देर रात जगेड़ा नहर पुल मलेर कोटला रोड पर महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में कुल 24 से 26 लोग सवार थे। सभी लोग माता नैना देवी के दर्शन कर वापस अपने गांव मानकवाल लौट रहे थे। पिकअप गाड़ी ओवरलोड थी, जिस किसी वाहन को ओवरटेक करते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और गाड़ी नहर में जा गिरी। हादसे में अभी तक 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मरने की सूचना है। मरने वाले सभी गांव मानकवाल के रहने वाले हैं। फिलहाल अभी 3 से 4 लोगों के लापता होने की भी खबर आ रही है। और त्रिपुरा के आशा रामबाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के दौरान
टीआई-पीआरए मोधा पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट में कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनमें से 3 कार्यकर्ताओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल कार्यकर्ताओं से मिलने गए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हम कई वर्षों से त्रिपुरा की राजनीति में खून खराबा और हिंसा देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तो सारी हदें ही पार हो गई। भाजपा कार्यकर्ता आशाराम बाड़ी के बूथ संख्या 30 में एक कार्यकर्ता के घर पर मन की बात सुन रहे थे। टीआई-पीआरए मोधा पार्टी कार्यकर्ता गए और कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। हिंसा के माध्यम से बल्कि ये राजनीति त्रिपुरा में काम नहीं करेगी और अब बहुत समय हो गया है, ऐसा कहा उन्होंने। आज 124 माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात अनुष्ठान हर बूथ में हो रहा है, तो वहाँ आसाराम बारी में जो एक कार्यकर्ता के घर में ये लोग सुन रहे थे। वहाँ ऐसा मोथा अगर इस तरह काम करेंगे तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो जानते हैं जो कौन लोग आए थे और वहाँ स्लोगन भी दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा राजनीति हम लोग नहीं चाहते हैं। अच्छी तरह से राजनीति करो, डेमोक्रेटिकली राजनीति करो। मारपीट से जबरदस्ती ये राजनीति त्रिपुरा में नहीं चलेगा, बहुत दिन हो गया। और भारत में बदलते अपराध और पुलिस व्यवस्था पर वैसे तो कई किताबें लिखी गई हैं जो अपराधों के बदलते स्वरूपों, पुलिस की भूमिका और कानून व्यवस्था को समझने में खासी मदद करती हैं, लेकिन सीनियर आईपीएस अधिकारी और दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी दिनेश कुमार गुप्ता की किताब पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया वो किताब है जहां वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक पुलिसिंग के इतिहास और बदलते अपराधों की व्याख्या तो मिलती ही है, साथ ही इस किताब में एक पुलिस अधिकारी के तौर पर काम करते हुए बदलते हुए अपराधों पर कैसे काबू पाया जाए इसके भी उल्लेख मिलते हैं। सीनियर आईपीएस अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता की किताब पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया का विमोचन केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस खास मौके पर सांसद मनोज तिवारी, सांसद किरण चौधरी, पैरा एथलीट पद्मश्री दीपा मलिक और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि ये किताब वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक पुलिसिंग के इतिहास और बदलते अपराधों को समझने में काफी मददगार साबित होगी। वहीं सांसद मनोज तिवारी और किरण चौधरी ने इस किताब को आने वाले समय में मील का पत्थर बताया, तो पैरा एथलीट पद्मश्री दीपा मलिक के मुताबिक ये किताब एक पुलिस अधिकारी के काम करने के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का भी दर्पण है। अपने अनुभव ड्यूरिंग द पुलिसिंग एंड अबाउट द क्राइम इस पुस्तक में अंकित किए हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज की पुलिसिंग जो पुस्तक में भी उन्होंने मेंशन किया, एंशिएंट टाइम की पुलिसिंग से लेकर के कॉलोनियल रिजीम वाली पुलिसिंग और अब तक की 2014 से पहले की पुलिसिंग और 2014 से बाद की पुलिसिंग, इन सब बातों को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये किताब न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और खास तौर से उस समय में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। हम लगातार पुलिसिंग ट्रेंड्स को समझते हुए चेंजेज ला रहे हैं, क्राइम ट्रेंड्स को समझते हुए चेंजेज ला रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि हमारी न्याय व्यवस्था ये दंड की है कि न्याय की है। उस दौर में ये किताब लिखी गई है जब न्याय सर्वोपरि है। This book contributes to all three by raising awareness, guiding training, and motivating our police personnel. I want to emphasize that what makes police and crime particularly important is not just a book for scholars and strategists, it's a motivational guide for police personnel. क्या मुश्किलें एक पुलिस जीवन की रही हैं और कैसे पुलिस के प्रति एक धारणा आम दुनिया की, समाज की बदलने का एक प्रयत्न है, समाज से पुलिस को जोड़ने का एक प्रयत्न है। और मुझे लगता है वो सब उभर कर पुलिस की ग्रोथ, क्राइम के बदलते ट्रेंड और लोगों की बदलती धारणा, वो सब इस किताब में है। तो मैं
मुझे बड़ा अच्छा लगा आज उनकी इस बुक लॉन्च पे, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नया सवेरा। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और आइए हमारा सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी शैला का। शैला, गुड मॉर्निंग। क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में? सुप्रभात जया। अधिकतर समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो जो जिस तरह से करंट फैलने की अफवाह से जो भगदड़ मची और मनसा देवी मंदिर मार्ग पर 8 की मौत हो गई, 39 घायल हो गए, इसे अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। हम दैनिक जागरण से इस खबर को उठा रहे हैं। हरिद्वार में प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर रविवार सुबह बिजली का करंट फैलने की अफवाह हुई और उससे भगदड़ मची, जिससे जो है देखते देखते लोग जो है भगदड़ की वजह से 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 39 घायल हो गए। प्रशासन ने करंट की जो है फैलने की जो घटना है उससे इनकार किया है। उन्होंने कहा करंट नहीं फैला था। जांच में घटनास्थल पर इसके कोई साक्ष्य नजर नहीं आए हैं। मृतकों में आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 6 लोग और अज्ञात के विरुद्ध जो है केस दर्ज हो गया। मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो ये अधिकतर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। एक और खबर का रुख करते हैं। पंजाब केसरी से हम इस खबर को ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित हुआ है कि भारत किस तरह से जवाब देता है। भारत के दुश्मनों के लिए कोई भी स्थान अब सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर भारत की संप्रभुता पर हमला हुआ तो किस तरह से जवाब देगा, और सीमा पार सैन्य कार्रवाई ने पूरे देश में एक नया जो है आत्मविश्वास लोगों के अंदर पैदा किया है। तो चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। उन्होंने उन्हें भारत का गौरव भी बताया। अगली खबर का रुख करेंगे। ये खबर हम हरिभूमि से ले रहे हैं। केरल में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि शेर बनना है, शक्ति भी जरूरी है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को केरल में वो मौजूद थे। उन्होंने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित शिक्षा सम्मेलन ज्ञान सभा में भाग लिया और अपने संबोधन के दौरान कई उन्होंने महत्वपूर्ण बातों पर जो है प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें फिर से सोने की चिड़िया नहीं बनना है बल्कि हमको अब शेर बनना है। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया जो है इस शक्ति ही इस बात को समझती है और शक्ति संपन्न भारत को हर हाल में होना है। एक और खबर का रुख करेंगे। यह खबर हम नवभारत टाइम्स से ले रहे हैं। फिल्म पायरेसी से रिलेटेड है यह खबर। फिल्म पायरेसी पर अब 3 साल की सजा होगी, ये केंद्र का फैसला है। डिजिटल पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने अब कानूनों में एक बड़ा बदलाव किया है। फिल्मों की अवैध रिकॉर्डिंग और प्रसारण में शामिल लोगों के लिए 3 साल तक की अब सजा हो सकती है। और सरकार ने फिल्म पायरेसी के खिलाफ प्रावधानों को मजबूत करने के लिए 2 साल पहले जो एक्ट में बदलाव किए थे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने संसद को बताया है कि संशोधनों में कम से कम 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपए के जुर्माने की सजा भी शामिल है। इसे 3 साल की कैद तक अब बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल अखबारों से इतना ही। जया। बिल्कुल, तो यहाँ पर फिल्म पायरेसी को लेकर कड़े कानून सरकार की ओर से लाए गए हैं। लगातार इस पर हम
खबर दिखाती भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शैला इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। तो नया सवेरा में अखबारों की सुर्खियों के बाद आइए रुख करते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खबरों का। सीरिया में संसदीय चुनावों की घोषणा कर दी गई है। 210 सदस्यीय पीपुल्स असेंबली के लिए चुनाव 15 से 20 सितंबर के बीच होंगे। 210 सीटों में से 1/3 सीटों की नियुक्ति अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा द्वारा की जाएगी और बाकी सीट पर चुनाव होंगे। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े और ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा। इस समझौते को ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता करार दिया। इसके तहत यूरोपीय संघ पर सभी क्षेत्रों में 15% टैरिफ लगाए जाएंगे, जबकि EU $600 अरब का निवेश करेगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज मलेशिया में संघर्ष विराम पर वार्ता होगी। मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने कहा कि दोनों ही देशों ने शांति वार्ता का हमारा अनुरोध माना है और हमारी मध्यस्थता स्वीकार की है। मलेशिया को उम्मीद है कि जल्द ही क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने पहली बार सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के लिए साल में कम से कम एक बार थर्ड पार्टी से साइबर सुरक्षा ऑडिट कराना अनिवार्य किया। निजी क्षेत्र के लिए पहली बार ऐसा निर्देश जारी किया गया है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बिहार राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने की केंद्र की नीति के तहत बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए यह समझौता किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई आधारित लेन देन पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं। भारतीय रेलवे ने कहा कि कश्मीर घाटी में यात्री सवारी डिब्बों को अपग्रेड करने का काम 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा और इस समय सीमा के भीतर सेवा में मौजूद सभी रैकों को रेनोवेट और अपग्रेड किया जाएगा। भारत में पिछले 5 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुना हो गया है, जिसका कारण आर्थिक विकास, कर अनुपालन में सुधार और डिजिटल तकनीक का उपयोग है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 6.72 करोड़ से बढ़कर 9.19 करोड़ हो गई है। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स रैप में। भारत की कुनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच फीडे महिला विश्व कप फाइनल का टाई ब्रेकर आज खेला जाएगा। रविवार को दोनों के बीच खेला गया दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच शनिवार को खेला गया पहला गेम भी ड्रॉ रहा था। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत ने शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में कामयाबी पाई। इंग्लैंड ने स्पेन को मात देकर यूएफए महिला यूरो 2025 का खिताब अपने नाम किया। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ, जहां इंग्लैंड ने 3-1 से बाजी मारी। स्लोवेनिया के साइक्लिस्ट टाडे पोगाचा ने चौथी बार टूर डी फ्रांस का खिताब अपने नाम किया। हालांकि टूर के अंतिम स्टेज में वैन एयार्ट्स ने जीत दर्ज की। मौजूदा चैंपियन पोगाचा के पास अंतिम चरण की शुरुआत से पहले ही 4 मिनट से ज्यादा की बढ़त थी। बायर्न म्यूनिख लुइस डियाज को साइन करने के बेहद करीब। माना जा रहा है कि लिवरपूल डियाज को लेकर अनुमति दे चुका है और जल्दी ही उनका मेडिकल होगा। इंटर मायामी ने अपनी साइनिंग रोड्रिगो डी पॉल को सबके सामने पेश किया। डी पॉल अपने हमवतन और दोस्त लायनल मेसी के साथ खेलते दिखेंगे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने कई खिताब जीते हैं। और आइए बात करते हैं मौसम की। तो पहाड़ों
से लेकर मैदानों तक मॉनसून की बारिश जारी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है और इसके साथ ही आज गुजरात, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी अगले 2 दिनों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और आइए अब विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं नजर। सावन का महीना है, हर तरफ हरियाली है और वातावरण में भोलेनाथ की भक्ति की महक भी। तो चलिए नया सवेरा का अंत करते हैं, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं देश भर के शिवालयों की एक झलक के साथ, जहां आज सावन सोमवार पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालु जल, दूध, शहद, धतूरा, बेलपत्र और चंदन से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं और महाकाल की भक्ति में लीन है। ये दृश्य सावन के महीने में भगवान शिव के प्रति भक्तों की अपार श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। आप लीजिए भगवान शिव के इन अद्भुत और मनमोहक स्वरूप का आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।